वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 514 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। लक्ष्मीकांत अपनी चल रही थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से जहां से रुके थे। एग्ज़ाम से पहले लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगी पूरी अच्छे से। इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। जितने भी प्रश्न आते हैं आने हैं इस बार 4 अक्टूबर को इसी के अंदर से मिल जाएंगे, जितना भी कराया पॉलिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, डेट हो गई है 19 अगस्त 2020। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें से। देखिए बिल्कुल करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिसमें संसद में मतदान नहीं होता है। अगर यही चीज़ उच्च न्यायालय में होती, हाई कोर्ट में, तो राज्य की संचित निधि पर होता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और चीफ जस्टिस से तो करना ही पड़ेगा, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश आएंगे कहाँ से, बन के तो आएंगे नहीं ना, हाई कोर्ट से आएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। करेक्ट है स्टेटमेंट, बहुत बार आई है लाइन सामने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बिना महाभियोग के नहीं हटाया जा सकता। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के वेतन में कटौती नहीं की जा उच्चतम न्यायालय के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह गया यहाँ पर, न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के बिना नहीं हटाया जा सकता। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। और महाभियोग के अतिरिक्त संसद या राज्य विधानमंडल में इसके आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती, ये भी याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या प्राधिकरण में वकालत या कार्य नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक या रक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में प्रावधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 143। करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी पहला भी, सारे के सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में प्रावधान है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति राय ले सकता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है 143 के तहत। देखिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक या रक्षक, मतलब गार्जियन ऑफ कस्टोडियन माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए अब देखिए, संविधान की व्याख्या कानून की संवैधानिकता की जांच एवं विधि के सार्वजनिक प्रश्नों पर दिए गए निर्णय सबके लिए मान्य होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है,
संसद जो है ना, संसद वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा वाला भी गलत है। पता है क्यों गलत है दूसरा वाला भी? क्योंकि यहाँ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि केवल सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। हाई कोर्ट के तो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं ना। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला वाला भी गलत है क्या? संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। नहीं, संशोधन तो कर ही सकती है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों में विस्तार कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो यहाँ लिखा कर सकती है, वहाँ लिखा नहीं कर सकती। तो गलत हो गए ना वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इधर तो सही है, तो यहाँ डी होगा ना फिर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कोई नहीं होगा ना डी। ये कहाँ से हो गया? यहाँ पर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं? देखिए कुछ शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे कि आरंभिक क्षेत्राधिकार, इसको मूल क्षेत्राधिकार या फिर इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। हिंदी में याद कर सको तो कर लो, वरना अंग्रेजी में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन याद रख लेना। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाभ देती हैं और कभी नहीं बदलती। हिंदी में कुछ चीज़ें बहुत क्लिष्ट होती हैं, और पॉलिटी में तो बड़ा द्वंद्व होता है। आरंभिक लिख दिया, इसकी जगह प्रारंभिक लिख दिया, या फिर मूल अधिकार क्षेत्र लिख दिया, सबका एक ही मतलब है। उसमें द्वंद्व मत पैदा कर लेना अपने माइंड में। या तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन याद रखो। तो कौन सा है इसमें? देखिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो ये आरंभिक अधिकारिता है क्या सुप्रीम कोर्ट की। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो ये आरंभिक अधिकारिता है क्या सुप्रीम कोर्ट की। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ एक राज्य है, या दो से अधिक राज्य हैं, तो ये आरंभिक अधिकारिता है क्या सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल, अगर ऐसा विवाद होता है, दो से अधिक राज्य आपस में लड़ गए, या भारत सरकार और दूसरी तरफ एक राज्य है, एक से अधिक राज्य है, विवाद हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसको सुलझाएगा। आरंभिक अधिकारिता है उसकी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। या फिर एक तरफ भारत सरकार है, दूसरी तरफ एक राज्य है या कई राज्यों का जमावड़ा है, तो ये भी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट की। सारे के सारे हैं, या डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो संविधान के अनुच्छेद 131 में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में प्रावधान है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य अधिकार है। इसकी सुनवाई किसी और न्यायालय में नहीं की जा सकती। इसमें निम्न शामिल है, कौन कौन है? दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो भारत सरकार, और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद होगा तो एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ कोई राज्य है, या राज्यों या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है, तो ये सब के सब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद होगा तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक या प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तीन स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। इसको यहीं काटूंगा मैं, आगे नहीं पढ़ूंगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत। एलिमिनेट कर दें क्या? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च एवं जिला न्यायालय में निहित है। गलत, केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं है। रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता की तुलना में राज्यों के उच्च न्यायालयों की अधिकारिता ज़्यादा व्यापक है। इस चीज़ को याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए ही जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आप दूसरे
चीज़ों के लिए भी जा सकते हो। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। केवल ये दो न्यायालय हैं जो रिट जारी करते हैं। रिट कौन कौन सी होती हैं? 50 बार बताया होगा कम से कम। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, इस चीज़ को याद रखना। देखिए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति है। इस तरह उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के संबंध में अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है, यानी हाई कोर्ट ज़्यादा व्यापक है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उधर बात हो रही थी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, यानी मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यहाँ बात हो रही है अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो संविधान के यानी अपील करना एक तरह से देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में मामले, संविधान के अनुच्छेद 143 के मामलों में, सिविल एवं आपराधिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में, राज्य एवं राज्यों, संघ एवं राज्यों के बीच विवादों के मामलों में। देखिए संघ एवं राज्यों के बीच विवादों के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो मूल क्षेत्राधिकार था ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था। तो 5 को एलिमिनेट करके अपना काम आसान करो। संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, सही है। सिविल एवं आपराधिक मामलों में अपील, इस तरह से याद करोगे तो याद हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। परामर्श लेता है ना सुप्रीम कोर्ट, परामर्श देता है ना सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को। बाकी अनुच्छेद 136 के मामलों में अपील कर सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आ गए, पहले एलिमिनेट कर दो। 143 में परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, तो ये नहीं हो सकता। 5 में क्या है, मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, चौथा बचा, एक बचा, चौथा बचा, एक बचा और 3 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 सी। तो देखिए उपरोक्त में से 1, 3, 4 सही है। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। 131 में क्या था, आरंभिक, मूल या फिर जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब देखिए संवैधानिक मामलों में यानी अनुच्छेद 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी मामलों में 133 में अपीलीय क्षेत्राधिकार, आपराधिक एवं फौजदारी मामलों में 134 अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136 में भी। अब देखिए संघ एवं राज्यों के बीच विवाद जो है उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है। इन चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाइए। संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये एक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, याद रखिएगा। अब पता चल गया परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में क्या आएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आएगा। देखिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार को सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कहा जा सकता है, सलाह लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए परामर्शदात्री या सलाहकारी, देखिए लिखा है ना, सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कानून अथवा तथ्य के किसी प्रश्न पर परामर्श के लिए मामला भेजा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान पूर्व की संधियों एवं समझौतों से उत्पन्न हुए विवादों को भी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों, और कई कई बार ये रिपीट हुई हैं ये चीज़ें, इनको गलत मत कर देना। तो तीनों के तीनों सही है। बहुत बार बताया, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, सब पता होगा आपको कि 143 के अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ऐसी किसी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ना भी दे सकता सलाह, उसकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी कार्य करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का चाहे चीफ जस्टिस हो या फिर कोई दूसरा जज, जो 33 में आता है, टोटल 34 है ना वर्तमान में, तो 33 + 1 इन सबके लिए जो आयु सीमा है ना वो 65 वर्ष रखी गई है, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और सेवानिवृत्ति के पश्चात इन 33 में से कोई भी, और ये जो 34वां है मुख्य न्यायाधीश, ये भी कहीं पर भी भारत के किसी राज्य क्षेत्र में वकालत या प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकते। ये अब इतने बड़े कोर्ट के आप जज रहे, चीफ जस्टिस भी बन गए, तो इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी क्या 65 वर्ष के बाद कार्य करने की? तो गलत है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के भीतर जिला उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय की छिटपुट कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार चलती है। बिल्कुल, यही तो सर्वे सर्वा है सुप्रीम कोर्ट। इसकी इजाज़त के बिना छोटे न्यायालय कैसे हिला सकते हैं अपना पत्ता। राज्य के उच्च न्यायालय में समय के अनुसार सुनवाई से संबंधित बेंच का परिवर्तन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही होता है। दूसरी लाइन समझ में आई? करेक्ट है दूसरी वाली लाइन। बेंच का परिवर्तन, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं ए नाम का बंदा हूँ, मेरा कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अब मान लो मेरी आज 19 है, 22 अगस्त को डेट पड़ी है उच्च न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में, मतलब किसी भी स्टेट का हो सकता है, वो यूपी का हो सकता है, एमपी का, उत्तराखंड का, किसी का भी। अब मेरा जो नंबर पड़ा, मान लीजिए मेरा 42 नंबर पे मेरी केस की सुनवाई होगी, और मेरे केस सुन रहा है राम, जज का नाम है राम। अब मान लीजिए कोई बात हो जाती है मेरी राम से, या फिर मेरे वकील की हो जाती है, तो ये राम जो है खुंदस खाए बैठे हैं मेरे वकील से या फिर मेरे से कि हाँ भाई मेरे जो केस है उसको अप्रूवल नहीं देंगे, जो भी है, या उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, या फिर मान लीजिए कोई बेल का मामला है तो बेल अटका रहे हैं वो। अब मान लीजिए अगर ये ऐसा होता, इन्हीं के पास पड़ी रहती मेरी बेंच, तो दिक्कत होती ना, क्योंकि हमें तो कहा सुनी हो गई है, चाहे वो वकील के माध्यम से हो या मेरे सीधे के माध्यम से हो। अब क्या होता है, 15 दिन या 1 महीने के बाद जो है ये बेंच बदल जाती है किसी दूसरे के पास, मान लीजिए श्याम जज है उनके पास चली जाती है, तो श्याम के लिए तो मैं नया रहा, मेरा वकील भी नया रहा, तो इससे क्या होता है, जो अनबन होती है ये सब चीज़ जो है, एक से एक के पास केस फिर दूसरे के पास केस, इससे जो है मान लीजिए भाई भतीजावाद इनके पास है इनके पास नहीं है, तो इस चीज़ में जो है पार्शलिटी नहीं हो पाती, इसलिए जो है बेंच बदल जाती है 28-30 दिन में, कभी कभी 15 दिन में चेंज होती है, कभी कभी तो 1 हफ्ते भर में चेंज हो जाती है, एक जज से दूसरे जज के पास, दूसरे से तीसरे के पास। इसमें डिमेरिट भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि मान लीजिए इन जज ने मेरा केस पूरा सुन रखा है, मान लीजिए अगली डेट पर ये मन बना के आ रहे थे कि हाँ मेरे चीज़ को अप्रूवल कर देंगे या मेरी बेल जो अटक रही थी उसको दे देंगे, लेकिन पता चला बेंच बदल जाती है, किसी दूसरे के पास पहुंच जाती है, अब वो फिर से केस को सुनेगा, मेरे 1 महीना लगाएगा, पता चला वो मन बना के आया तो उस जज के पास किसी तीसरे के पास चली गई। इस तरह से इसमें मेरिट डिमेरिट दोनों होती हैं, तो इसी को बोलते हैं बेंच बदलना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है राज्य वाला, वो चेंज करते हैं इसको। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन चलो देख लेते हैं। देखिए, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए सुप्रीम कोर्ट छिटपुट नियम बनाता है। राज्य के उच्च न्यायालय में समय के अनुसार बेंच का परिवर्तन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है सब कुछ। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार कर लेना। धन्यवाद। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यह है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न पार्ट 1, ये था इसका पार्ट 2।